Good morning, friends and students. Today I have learned to you NCERT 9th class history book, lesson number 2 and question number 1. This is question number 1. What was the social, economic, and political condition in Russia before 1905? 1905 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी? Here is answer. The social, economic and political condition of Russia were very bad for the public before 1905. रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हालात 1905 से पहले जन साधारण के लिए बहुत ही ख़राब थे, बहुत ही बुरे थे। इसे दो बिंदुओं में हमने परिभाषित करने की कोशिश की है। पहला बिंदु सोशल इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस और दूसरा बिंदु पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस यानी राजनीतिक स्थिति से हम इसे परिभाषित करने की कोशिश किए हैं। तो आइए हम लोग इसके पहले बिंदु के अंतर्गत आने वाला ये पहला बिंदु है द एग्रेरियन इकोनॉमिक एंड क्राइसिस ऑफ फार्मर, कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों की खस्ता हालात। In the early 20th century, more than 85% of the population depend on the agriculture. यानी 20वीं सदी के शुरुआत में 85% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर थी। Most of the land used to be owned by rich people. यानी अधिकतर ज़मीनों के मालिकाना हक अमीर लोग हुआ करते थे। फार्मर वर्कर्स वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एट वेरी लो वेजेस, यानी किसान जो है वो सुबह से शाम तक बहुत ही कम वेतन पर काम करते थे। एंड मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स वेर एंटी रिच, और अधिकतर किसान अमीरों के विरोधी थे। सोशल इकोनॉमिक का सर्कमस्टेंस में देखते हम लोग दूसरा बिंदु पिटिएबल कंडीशन ऑफ वर्कर। पिटिएबल कंडीशन ऑफ वर्कर, कामगारों की दयनीय स्थिति। यहाँ की अधिकतर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री are used to be private. यहाँ के अधिकतर उद्योग निजी हुआ करते थे। In which the workers, men and women, work more than 15 hours and they were paid less wages. They used to work in small units. यहाँ के अधिकतर उद्योग निजी थे जिसमें वर्कर जो है 15 घंटे से ज़्यादा काम करते थे और कम मजदूरी दी जाती थी, और ये छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए थे। देन आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट हैड इंक्रीज एंड इट वाज एक्सप्लॉइटेड बाय रिच पीपल। यानी बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई थी और धनी लोग इसका ज़्यादा शोषण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हाई प्राइसेस, यानी कि ऊंची कीमतें। 20% मोर प्राइसेस वाज इम्पोज्ड ऑन एसेंशियल आइटम। उस समय 20वीं सदी के शुरुआत में जो ज़रूरत के सामान थे उस पर
20% से ज़्यादा दाम बढ़ा दिए गए थे। देन आफ्टर लास्ट पॉइंट हियर इज पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस। तो ये पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस यानी राजनीतिक स्थिति, अनब्रीडेबल रूल, राजनीतिक में निरंकुश शासन। हियर इज जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस सेकेंड, अंडर हुज रूल बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस। यानी जार निकोलस द्वितीय जिसके शासन में बोल्शेविक क्रांति हुई, was unqualified and demanding ruthless rules whose administration was very disappointing। यानी कि जार निकोलस द्वितीय जिसके शासन में बोल्शेविक क्रांति हुई, वह एक अयोग्य और कम सूझबूझ वाला व्यक्ति था। इसके शासन प्रबंधन काफ़ी निराशाजनक थे। यहाँ एक बिंदु आया है जिसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जार निकोलस द्वितीय। तो जार निकोलस द्वितीय को आप छोटे तरीके में आप इस प्रकार जान सकते हैं कि यह पूरे रूसी साम्राज्य पर शासन करने वाला 1970 का एक निरंकुश राजा था। अब इसमें एक बिंदु आया है बोल्शेविक। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ये आखिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या है? तो इनके शासन का विरोध, जार निकोलस द्वितीय के शासन का विरोध आसपास की छोटी छोटी पार्टियां उस समय कर रही थी, जिसे व्लादिमीर लेनिन ने संगठित किया और उस संगठन का नाम रूसी भाषा में उस संगठन को कहा गया बोल्शेविक। जब बोल्शेविक की चर्चा आ ही गई तो इसके फाउंडर यानी कि जो इसके मेन कर्ता धर्ता थे व्लादिमीर लेनिन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि व्लादिमीर लेनिन क्या थे। तो व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक के को फाउंडर थे, यानी कि बोल्शेविक के बनाने वाले थे गुट का। उनका मानना था, बोल्शेविक के जो फाउंडर थे लेनिन, उनका मानना था कि आप उसी सरकार में शामिल हों जो आपके तरीके से प्रभावित हो सके, यानी आप उनके विचारों से इस बात से सहमत करा सके। हमारे देश में कई युवा क्रांतिकारी आए जो व्लादिमीर लेनिन के काफ़ी सपोर्टर रहे हैं। इसमें सबसे युवा क्रांतिकारी भगत सिंह थे जो उनके विचारों को मानते थे। आज भी व्लादिमीर लेनिन की कई प्रतिमाएं देश के कई राज्यों में लगी हैं, जिसमें आपको एक प्रतिमा दिल्ली के नेहरू पार्क में भी लगी है, जिसका अनावरण तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में भी जाना और उसके हर एक बिंदु पर हमने चर्चा की, और इसका हम लोग हिंदी देखेंगे और हिंदी याद करने के बाद आप इंग्लिश बखूबी याद कर पाएंगे। थैंक यू।